जय हिंद। फिर से आपको स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। आ, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, इस क्लास में देखते हैं कि जो लेसन नंबर 6 है जीव विज्ञान का, उसका नाम क्या है? जनन, रिप्रोडक्शन। इसमें ही हम लोग पूर्ण रूप से सीखेंगे कि कोई जीव जो है जिस क्रिया के माध्यम से, जिस क्रिया को करने से अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, वह जनन कहलाता है ना। कहते हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अक्सर वो प्यार को नहीं बढ़ाना है, प्यार के माध्यम से जनसंख्या बढ़ाना है। तो उसी जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, ये जो क्या है, जीव विज्ञान का लेसन नंबर 6 है। कितना है? लेसन नंबर 6। पाठ का नाम क्या है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन। प्रजनन का मतलब अपनी जैसी संख्या को बढ़ाना। देखिए, रिप्रोडक्शन, उसी को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। अपनी जैसी, जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा से जो बना संतान होगा वो अमीबा ही होगा, अमीबा का पूरा गुण उसमें होगा। इंसान है तो इंसान का बच्चा क्या होगा? इंसान जैसा ही होगा, भले वो नेचर से जो कुछ भी हो, लेकिन उसका पूरा संरचना जो होगा, स्ट्रक्चर जो होगा, पूरा इंसान जैसा होगा। तो चलिए, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको क्या करूँगा, उसका कंसेप्ट देते रहूँगा। तो पहला आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये क्वेश्चन है कि अमीबा में जनन होता है। अमीबा में कौन सा जनन होता है? तो देखिए, अमीबा में जनन क्या होता है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, ठीक है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब ये क्या होता है, देखिए इस तरह से क्या होगा, बीच में से ही कट जाएगा, मतलब दो भागों में बट जाएगा, दो भागों में ये विभाजित हो जाता है। इस तरह से क्या हो गया? विखंडन हो गया। क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो देखिए ऑप्शन पर ये बीजाणु जनन होगा जी? नहीं, बीजाणु जनन नहीं होगा। अपखंडन यह भी नहीं होगा। मुकुलन यह भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। इसमें बहुविखंडन भी होता है, द्विविखंडन भी होता है। विखंडन दो प्रकार के हैं, एक विखंडन और एक बहुविखंडन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? आगे देखिए, ऑप्शन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाइड्रा में क्या होता है? तो याद रखिए, हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिना देर किए फटाफट आप याद करते जाइए। ऑप्शन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भिन्न लिंग वाले जनन होते हैं। भिन्न लिंग वाले जनन, देखिए जनन दो प्रकार के। जनन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। जनन कितने प्रकार के? दो। एक होता है लैंगिक जनन, एक क्या होता है? लैंगिक जनन। और एक होता है अलैंगिक। क्या होता है भाई? अलैंगिक जनन। तो देखिए इसमें क्या होता है, लैंगिक में क्या होता है कि नर और मादा भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? नर और मादा। समझ में आ गया? तो ये भिन्न लिंग वाले हैं, दोनों के दोनों क्या है? भिन्न लिंग वाले हैं। ये देता है क्या? शुक्राणु। ये क्या देता है? शुक्राणु। और ये क्या देता है? अंडाणु। सॉरी, इसमें नहीं, मादा जो देगा मादा, ये अंडाणु। तो मतलब लैंगिक जनन में भिन्न लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले, और अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के होता है। प्रश्न देखिए, भिन्न लिंग वाला किस में होगा? भिन्न लिंग वाला आपका क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए मार लीजिए, आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न देखिए, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण क्या होता है? देखिए, निषेचन देखिए ये पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। समझे? तो देखिए इसमें देखा जाए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 और देखिए यहाँ पर चौथा बोला, निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? क्या बच्चा बनता है? क्या बच्चा बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है? देखिए बच्चा जो है ना, बच्चा ये मतलब जब जाइगोट यानी भ्रूण जो है विकसित करता है तब जाके बनता है। युग्मनज बनता है और जाइगोट। जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ये दोनों बात एक ही है। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है बी और सी दोनों। तो देखिए निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। यही जाइगोट आगे चल के क्या बन जाता है? तो भ्रूण बन जाता है। भ्रूण आगे चल करके एक बच्चा बन जाता है, और वही बच्चा जो है 9 महीने के बाद जो है ना
माँ के गर्भ से जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है और ठीक 6 दिन बाद छठियार पार्टी होता है, एकदम अनार में छिपा पीटा जाता है, गांव में ऐसा होता है। छठियार। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए युग्मनज होता है। युग्मनज क्या होता है, एक कोशिकीय होता है क्या, द्विकोशिकीय होता है क्या, बहुकोशिकीय होता है क्या, इनमें कने जी नहीं। आप याद रखो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में जो बोल रहा है एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है कौन, युग्मनज, ये आपका क्या है, सही जवाब है। बाकी सब गलत है। समझ में आ गया, बी हो गया। अच्छा 5 हो गया। आप छठा देखिए, कितना देखिए, छठा, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब या तो उसमें नर होगा या मादा होगा, दोनों नहीं होगा। तो देखिए मछली जो है, पपीता जो है, ये क्या है, एक लिंगी है। तरबूजा है, ये भी एक लिंगी है। मछली है, ये भी एक लिंगी है। ये ऐसे प्रजाति, इसमें नर और मादा जो है ना अलग अलग व्यष्टि में पाए जाते हैं। कोई अगर नर है तो उसमें मादा का गुण नहीं होगा, कोई मादा है, जैसे हम है, नर है ना, हम लड़का है, हम, मेरे में लड़की का गुण नहीं है ना, मेरे अंदर गर्भाशय अंडाशय नहीं है, मेरे अंदर क्या है, वृषण है ना, शुक्राणु त्याग करने का ये सिस्टम है ना। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कौन एक लिंगी है, तो पपीता है, तरबूज है और मछली है, तीनों की तीनों क्या है, एक लिंगी है। ये यहाँ ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है इनमें सभी, ये आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। समझ में आ गया। आगे देखिए, छठा के बाद देखिए सातवां देखिए, निम्न में कौन द्विलिंगी है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब समझ रहे हैं, द्विलिंगी का मतलब, द्विलिंगी का मतलब देखिए, एक ऑप्शन नंबर डी है, इनमें सभी। तो देखिए हम यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी, सरसों, हाँ द्विलिंगी है। गुड़हल, गुड़हल माने अड़हुल का फूल, ये भी द्विलिंगी। केंचुआ, ये भी द्विलिंगी है। तो सरसों, गुड़हल, केंचुआ, ये सब के सब द्विलिंगी है। और ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि इनमें सभी। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर कौन, डी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे देखिए आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक फिर से आ गया। एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र, गुणसूत्र होते हैं, एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 23 है। अगर 23 के बदले में जोड़ा लगा देले रहता ना तो ये सही हो जाता, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। और इसका जो अंतिम वाला जो भाग होता है, अंतिम वाला भाग अगर वो पुरुष रहेगा तो उसका कहलाता है एक्स वाई, अगर महिला है तो वो कहलाएगा क्या, एक्स, सॉरी डबल एक्स, एक्स एक्स। ये महिला में और ये पुरुष में। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ प्रश्न के मुताबिक आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मनुष्य में 46 गुण सूत्र होते हैं। समझ में आ गया। आगे देखिए 8 के बाद 9वां प्रश्न देखिए, फलों के नर जनन अंग कौन है। फलों के, फलों के कि फूलों के, फूलों के, किसके, फूलों के नर जनन अंग कौन है। नर जनन अंग को देखो 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 कौन है, क्या वर्तिकाग्र जी, ये तो क्या है, मादा का है, ये नहीं होगा। अंडाशय, ये भी मादा का है। स्त्री केसर, ये भी मादा का है। पुंकेसर, जी हाँ, ये कच्चे नर का जनन अंग है, किसमें, फूलों में, किसमें, फूलों में। पुंकेसर जो है फूलों में नर जनन अंग है। बाकी है तीनों के तीनों किसमें, मादा में है। मादा माने स्त्री में। 10वां देखिए, परागन पाया जाता है, परागन पाया जाता है जिस तरह से देखिए, जो पुरुष होता है ना उसके बाद दूगो वृषण तो गोल गोल दूगो, ठीक है, जिसको बाजा कहते हैं ना। लड़का सब देखिएगा पॉइंट चैन नहीं लगले रहता तो बड़का लोग से मजाक कर लेते, रे ससुरा तोरा मामा लौक रहा है। मामा के बगैर एगो है जो इस तरह से लमका, उसको कथी कहते हैं, उसको कहते हैं शिश्न। और उसके साथ दूगो गोल गोल है, दूगो गोल गोल है उसको, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए उसका दूगो गोल गोल रहेगा, समझे। दोनों नीचा रहेगा और ओकरा ऊपर ऐसे जो है या ऐसे करके
ये रहता है, तो ये क्या है, शिश्न कहलाता है। क्या कहलाता है, शिश्न कहलाता है। और ये जो दोनों गोलका है इसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण। समझ में आ गया। तो ये कहाँ होता है, पुरुषों में होता है। कहाँ होता है, पुरुषों में। लेकिन पौधों में, पौधों में देखिएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर आप देखिए, देखिए सेमर का फूल देखते होंगे, उसमें गोल गोल क्या होता है, निकलता है, गोल गोल निकलता है। समझ में आ गया। तो ये कौन सा भाग है, ये से मतलब जो है, ये जो है पुंकेसर है, ये वाला एरिया क्या है, पुंकेसर है। और इसी पर क्या पाया जाता है, परागकण। क्या होता है, परागकण। आप फूलों के ऐसे भागों को जब छू के देखिएगा ना, तो आपके हाथ में क्या, पाउडर जैसा सट जाता है। तो पाउडर जैसा जो सट जाता है वही क्या है, पराग कण है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है पूरा के पूरा क्या कहलाता है, पराग कोष। तो पराग कोष में क्या पाया जाता है, पराग कण। क्या पाया जाता है, पराग कण। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। पराग कण कहाँ पाया जाएगा, पराग कोष में। कहाँ, पराग कोष में। समझ में आ गया। 10 के बाद देखिए 11, देखिए 11 देखिए, पुष्प में मादा युग्मक या अंडाणु पाया जाता है। देखिए बड़ी मस्त क्वेश्चन है। देखिए परागकण क्या है, परागकण क्या है, नर युग्मक है। और अंडाणु क्या है, अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। तो वो परागकण परागकोश में था। अब देखिए, अब अंडाणु कहाँ पाया जाएगा, अंडाणु कहाँ पाया जाएगा, अंडाणु कहाँ पाया जाएगा, मतलब पुष्प में मादा युग्मक क्या स्त्री केसर में होगा, पुंकेसर में तो होबे नहीं करेगा, ससुराई पुरुष में है। भ्रूण कोश में होगा, बीजांड में होगा। ये पाया जाता है स्त्री केसर में। कहाँ, स्त्री केसर में। तो स्त्री केसर जो होता है स्टिग्मा, वहीं पर क्या होता है, तो स्त्री केसर वहीं पर क्या होता है। हेलो, थोड़ा अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, समझ गई। और फ्री होते तब तो घरे अबे करेंगे अब, ठीक ना। ओके, लो। स्त्री केसर यहीं पर क्या होता है, यहीं पर मतलब परागन होता है। क्या होता है, परागन। इसी जगह पर मतलब स्त्री केसर पर जाके कौन बैठ जाता है, परागकण। और मतलब उसके बाद चला जाता है कहाँ, भ्रूण कोश में। कहाँ चला जाता है, भ्रूण कोश में। आपका देखिए ना, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ये आप मतलब मार के जरूर आ सकते हैं, भ्रूण कोश में, ठीक ना। 11 के बाद 12 देखिए, परागकण का वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है। देखिए ये बोल रहा है परागकण, परागकण का वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा तक पहुंचना, यहाँ पे स्टिग्मा लिखा भी है। तो देखिए परागकण का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन। क्या कहलाता है, परागन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो आप जो है बेशक पूछ सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है परागन कितने प्रकार के, परागन 2 प्रकार के होता है, एक स्वपरागन और एक पर परागन। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन नंबर बी मारिए और चलते चलिए, चलते चलिए। आसान क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। यहाँ पर देखिए सूर्यमुखी में होता है, सूर्यमुखी में क्या होता है भाई, स्वपरागन होगा, पर परागन होगा, या दोनों होगा, या इनमें कोई नहीं होगा। तो देखिए सूर्यमुखी ना ये एक द्विलिंगी पौधा है। क्या है, द्विलिंगी पौधा है। तो देखिए स्वपरागन की प्रक्रिया ज्यादातर किसमें होता है, द्विलिंगी में ही होता है। तो सूर्यमुखी द्विलिंगी है और उसमें क्या हो जाएगा, स्वपरागन हो जाएगा, टेंशन नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए राइट आंसर। 15 देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाएगा ना, क्या होता है, मिल जाता है, तो देखिए क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। कोई दिक्कत? ये सब याद करने वाला चीज़ है, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदामंद चीज़ है। और देखिए, पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या है? मुख्य जनन अंग क्या है? देखिए, पुरुष जो होता है, पुरुष जिसे ये देखिए, और ये क्या है, ये इसके दो पैर है पुरुष के, है ना, दो पैर है। दो पैर और दो जांघों के बीच में पुरुष का जो अंग होता है, देखिए, दो गो गोल होता है और एक लंबा होता है। ये क्या होता है? लंबा। समझ में आ गया? और इसी के माध्यम से शुक्राणु क्या होता है? बाहर निकलता है। क्या होता है? शुक्राणु बाहर निकलता है। और इस शुक्राणु का निर्माण इसी में होता है। क्या होता है? इस शुक्राणु में होता है। समझ में आ गया? इसी शुक्राणु में कि कहाँ इसी क्या है, वृषण जो है, ये जो वृषण है, कहती है, ये वृषण जो है, इसी वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ में आ गया? देखिएगा, किसी किसी पुरुष का ना बाजा जो है बड़का बड़का हो जाता है, आधा आधा किलो के, तो डॉक्टर से जब सलाह लेता है तो डॉक्टर पहले ही पूछ लेता है क्या, कि आपकी शादी हो गई है? तो वो हाँ चाहे ना बोलेगा। अगर बोलेगा कि शादी नहीं हुई है, तो बोलेगा कि भैया ये जब निकल जाएगा ना, दोनों निकाल देंगे, तो आप अपने वाइफ के साथ कितनों संभोग करिएगा, कितनों मैथुन क्रिया करिएगा, आप अपने वाइफ को कभी भी प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, कभी भी गर्भवती नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्राणु निकलवे नहीं करिएगा। बिना इंजेक्शन भर ले कितनों पेशेंट को सुई दीजिएगा तो ठीक होगा? नहीं होगा, काहे कि में क्या है, दवाइयाँ नहीं है। उसी तरह क्या होता है कि एम के पूरा दोनों आइटमें निकाल दीजिएगा, शुक्राणु बनबे नहीं करेगा। कितनों दिन रात बिजी रहने से आप अपने वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर बोलता है अगर आप शादीशुदा है तो बाल बच्चा है कि नहीं? बाल बच्चा अगर नहीं है तो भैया अभी इन्हें रहने दीजिए। अगर है 4-5 गो तो क्या होता है, निकाल। फिर भी कोनो कोनो नहीं कहता, नहीं हमारा 14 गो करना है, अभी रहने दीजिए, हमको शाहजहाँ के रिकॉर्ड फेल करना है। शाहजहाँ के 14 गो बाल बचा था, दूसरा मुमताज महल को हटने नहीं देता ये लगातार दिन रात कि कोई कोई कहता है कि 1.5 साल में 3 गो बाल बच्चा होता था शाहजहाँ को, बताइए, जबकि 3 गो के लिए 27 महीना होना जरूरी है, 18 महीने में 3 गो कर देता था। क्यों? तो देखिए, पुरुष का मुख्य जनन अंग किसको कहा जाएगा? जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होगा। बहुत गोरा एकरा कह देता है, एकरा ए ससुरा ये इंजेक्शन है, गोपे वाला है ये थोड़ी ना है, जहाँ निर्माण होगा ओकरा नु कहेंगे, समझे। तो इसीलिए देखिए, पुरुष का मुख्य क्या है? वृषण है, वृषण है। शिश्न नहीं, ये तो मतलब मादा के योनि में क्या होता है, जाता है, समझे। तो चलिए, क्लियर, आगे देखिए। चलो हो गया 17। देखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अभी मैं बताया था शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? अंडाशय में होगा। ससुरा महिला में, पुरुष में तो वृषण में, हाँ वृषण में हो जाता है। वृषण में क्या है? वृषण में क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। देखो मेरा हाइट थोड़ा कम है ना, इसलिए हम पहुँचते नहीं हैं, लमर लमर के लिखते हैं ना, तो बिहान से सीढ़ी लगा के चढ़ के लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे। 17 हो गया। 18 देखो, 18 नंबर प्रश्न है, पुरुष का मैथुन अंग कौन है? मैथुन मतलब संभोग करने के लिए, समझे, मतलब महिला के योनि में, महिला के योनि में कौन जाता है? कौन जाता है? तो शिश्न जाता है। कौन जाता है? शिश्न जाता है। देखिए, शिश्न जो है ना, मतलब ये इस तरह से यहाँ पर मतलब गोल आकार का ऐसा कुछ होता है, समझे। और ये कभी कभी छोटा रहता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है। तो जब संभोग करने की स्थिति में आ जाता है ना, तो ये बड़ा हो जाता है। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जब संभोग कर लेगा, इसके अंदर से जब शुक्राणु क्या होगा, निकल जाएगा, तो 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद फिर ये वो अपने पोजीशन में चला हो जाता है। तो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। समझ में आ गया? आप लोग बढ़िया से समझ रहे होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो कौन है? शेषन है। कौन है? शेषन है। समझ में आ गया? आगे देखिए, 19 देखिए, निम्न में कौन मादा जनन अंग है? मादा जनन अंग है, अंडाशय है। जी हाँ, अंडाशय है। इसी महिला में, इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी?
अंडाणु का निर्माण होता है। जब किसी महिला में एमसी होता है, एमसी माने मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जो होता है ना, तो देखिए ये 28 दिन पर क्रिया दोहराता है। कितने दिनों पर? 28 दिनों पर ये क्रिया दोहराता है। जब किसी महिला में एमसी छूट जाता है तो उसके 14वें दिन, कौन दिन? 14वें दिन बायोलॉजी के अनुसार 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। परिपक्व अंडाणु निकलता है। परिपक्व अंडाणु निकलता है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पूछ रहा है कौन मादा अंग है? तो क्या है? महिला का ये तो मुख्य जनन अंग है महिला का, गर्भाशय। जी हाँ। जब देखिए, जब ये परिपक्व अंडाणु अंडवाहिनी में, कहाँ? अंडवाहिनी में। अब देखिए पुरुष जो है क्या किया? अपना मैथुन अंग क्या किया? महिला के अंदर डाला, ये डाला गया। अब यहाँ से क्या निकल गया? शुक्राणु, बीर्ज निकल गया। अब ये जो बीर्ज जो है कहाँ चला गया? महिला के योनि में, महिला के योनि मार्ग में चला गया और अंदर जा कर के ये कहाँ पहुँच गया? अंडवाहिनी में। कहाँ पहुँच गया? अंडवाहिनी में। और इसी अंडवाहिनी में कौन है? अंडाणु है और वहां पर शुक्राणु। अब देखिए अंडाणु एक है। अंडाणु कितना है? एक है। अंडाणु की संख्या कितनी है भाई? एक है। ठीक है, अंडाणु की संख्या एक है और इधर से 1,00,000 जाता है। ले, 1,00,000 कथी गया? शुक्राणु। और बताइए 1,00,000 गया तो 1,00,000 में से मात्र एक ही अंडाणु जो है, एक ही शुक्राणु जो है, एक ही शुक्राणु अंडाणु को क्या करेगा? निषेचित करेगा। देखिए अंडाणु की जो आकार होगी वो ऐसे करके और शुक्राणु की आकार गोल होगी। तो इस तरह से शुक्राणु इसमें जाएगा ना, इसको ग्रहण करके क्या बना लेगा? जाइगोट, युग्मनज बना लेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से देखिए शुक्राणु को अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। और ये जो है ना, जब ये निषेचित हो जाएगा तो ये निषेचित होकर के कहाँ चल जाएगा? गर्भाशय में। कहाँ चल जाएगा? गर्भाशय में। और जो इसी गर्भाशय में बच्चा का नक्शा तैयार होता है और 3 महीने के बाद वो जो है जाइगोट जो है क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। मतलब वहाँ पे बच्चा पूर्ण रूप से, उसको लिंग का निर्धारण हो जाता है। वो क्या है? लड़का है कि लड़की? नहीं समझ में आ गया? तो देखिए ये दोनों के दोनों मादा अंग है। अब देखिए जब 9 महीना पूरा होगा, कितना होगा? 9 महीना जब पूरा होगा ना, इसी योनि मार्ग के द्वारा इसका आकार ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। ये 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेकिन जब बच्चा इशू करने का टाइम आता है ना, तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास ये इसकी आकृति बढ़ जाती है ना? तो देखिए, तो ये तीनों के तीनों क्या हुआ? मादा जनन अंग हुआ। और इसमें बोल रहा है इनमें सभी। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन में अनगिनत आपको बता दिए। कौन है? कंपनी फोन कर रहा है, जरूरत नहीं, देख रहा है कि हम बिजी, कंपनियों पर जान कर रहा है। अब देखिए स्त्री का मुख्य जनन अंग कौन है? देखिए अंडाशय है। अभी हम इसे पहले वाला में समझा, अंडाशय में क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। तो भाई कंपनी यही है, यही पर निर्माण होगा। नहीं समझ में आ गया? तो देखिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का जो अपने वाइफ को लेकर के गया था कहाँ? डॉक्टर के यहाँ। तबीयत तो उसकी खराब थी। डॉक्टर बोला कि लोग ससुरी लग रही है कि इसको बच्चा हो गया है ना, अब इसको जांच करना पड़ेगा। तो जांच करने के लिए ना बोला कि जाओ बाथरूम में, और इस तरह का एक मशीन दिया। कैसे दिया? मशीन, इसमें 3 खंड था। मशीन दिया, बोला कि उसमें पेशाब का जो मात्रा है इसमें रखना है। क्या है? रखना है। अब देखिए अब कहानी ये हो गया कि उसकी वाइफ जो बाथरूम में गई ना, तो एक शीशी में, क्या चीज में? शीशी में एक शीशी में रखी और छोड़ के चल आई। छोड़ के चल आई, अपने हस्बैंड को बोली कि जाइए लेके आइए।
लेके आई। ये तो थोड़ा गया न ले आने में शीशिया के गिरा दिया, शीशिया गिर गया। अब सोचा कि भाई हम क्या लेके जाए, डॉक्टर साहब को मतलब यहाँ इस मशीन में रखना है। अब वो क्या किया, वो अपना से पेशाब किया, कहते किया अपना से पेशाब करके शीशिया में रख दिया, शीशिया में रख दिया। जब रिपोर्ट आया ना, रिपोर्ट आया तो इस दो बक्सा में, इस दो बक्सा में रेड बत्ती जल गया था। रेड बत्ती, रेड बत्ती जल गया था। रेड बत्ती का मतलब ये हुआ कि क्या है, प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कह दिया कि आपकी महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। लेकिन वो पेशाब किसका था, उसके हस्बैंड का था। अब वो जब घरे गया तो उसके बाबूजी बोले, "ए ससुरा चल खेत में कमाने चलो, धान रोपना है।" तो बोला कि बाबूजी हम खेत उत में नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब बोले कि हम प्रेग्नेंट है। खाली वही जानता था कि मतलब। अब देखिए, पुरुष में अंडाशय नहीं होता है, गर्भाशय नहीं होता है, योनि नहीं होता है, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गया? कभी कभी अजूबा पुरुष भी प्रेग्नेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्त्री का मुख्य जनन कौन है, स्त्री का मुख्य जनन कौन है, अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, एक देखिए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, भ्रूण का विकास। अभी हम आपको बोले अंडाणु कहाँ तैयार होगा, अंडाशय में। वहां से 14वें एमसी के 14वें दिन बाद क्या होगा, अंडाणु निकलेगा, आके कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, अंडवाहिनी में। कहाँ आएगा भैया, अंडवाहिनी में। समझ में आ गया? अंडवाहिनी में जब आएगा कौन, अंडाणु, तो यहाँ पर शुक्राणु से इसका मिलन होगा। शुक्राणु से मिलने के बाद वो अंडाणु क्या हो गया, निषेचित होकर के कहाँ चल जाएगा, गर्भाशय में। अब वहीं पर क्या होगा, ये जो भ्रूण है, भ्रूण माने 3 महीना के बच्चा, 3 महीना के बच्चा को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो इसी गर्भाशय में क्या होगा, उसका पालन पोषण होगा, विकास उसी में होगा। ऐसी स्थिति में जो महिला 3 महीने की स्थिति में है, उसको बहुत आराम की ज़रूरत होती है, सूझबूझ के चलने की ज़रूरत। उसे भारी भरकम बोझ नहीं उठाना चाहिए, दौड़ के नहीं चलना चाहिए। न तो नॉर्मल जो है ना, ये 3 महीना का जो होता है, नॉर्मल जो होता है ना, 3 महीना से पहले और आसपास के बाद, वो अंडा की तरह होता है, फूट जाएगा, उसी को कहते हैं क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो भाई जितने तुम लोग सीख रहे हो ना, अपने अपने वाइफ का ख्याल रखना शुरुआत के 3 महीने तक। उसके बाद खूब काम करवा। सोच रहे कि अगर बैठल बैठल टीवी देखेगी तो प्रेगनेंसी के दिन बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। एकदम काम करते रहो, काम करते रहो एकदम मस्त। तो देखिए भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय में। कहाँ होगा, अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत मस्त है। पहली बार संभोग के समय टूट जाता है, कति टूट जाता है, जब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो ये जो मेल है ना, अपने शिश्न से, अपने शिश्न से पुरुष की योनि में बहुत जोर से चोट करता है। ऐसे ऐसे क्या करता है, चोट करता है। तो चोट करने के दौरान जो है ना, तो उसका हाइमेन टूट जाता है। एकदम पतली झिल्ली होती है, क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। जो फर्स्ट बार जब सेक्स करता है ना पुरुष, तो उस समय महिला का हाइमेन टूट जाता है और इसका निर्माण फिर कभी दोबारा नहीं होता है। इस दौरान महिला को काफ़ी दर्द हो सकता है, कभी कभी मतलब खून भी निकल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हाइमेन सेक्स के दौरान ही टूट सकता है।
अगर कोई महिला पहली बार मतलब कोई वजन उठाए या फिर साइकिल चलाने से या फिर सर्कस व्यायाम करने से कोई भी भारी भरकम मेहनत, मान लीजिए इस जगह पर जब जोर पड़ेगा ना तो टूट सकता है। अगर पुरुष को ही चेक करता है कि इसका पहले से टूटा है, मतलब किसी के साथ गलत संबंध बना चुकी होगी, तो ये पुरुषों की क्या है, गलत फहमी है, किसी तरह से भी टूट सकता है। लेकिन इसका मतलब 50% से ज़्यादा चांस रहता है क्या, पहली बार सेक्स करने से ये जो है हाइमन टूट जाता है। नहीं समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। 23 देखिए, मैथुन या संभोग क्रिया के समय नर के शिश्न को कौन ग्रहण करती है? कौन ग्रहण करती है? तो देखिए यहाँ पर मैथुन क्रिया या संभोग क्रिया के समय नर के शिश्न को, नर के शिश्न को कौन ग्रहण करती है? तो देखिए पुरुष में जो योनि होता है, योनि इसका आकार ऐसे होता है, ठीक, और बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है। इसे छिद्र के माध्यम से इसका जो शिश्न है प्रवेश करता है। तो कौन ग्रहण किया? योनि। और यही जो है ना पेशाब करने का भी रास्ता है। तो समझ में आ गया बात? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? सही जवाब हो गया। पुरुष के शिश्न को महिला की योनि जो है क्या करती है? ग्रहण करती है। आगे देखिए 24 देखिए, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? देखिए पुरुष जो शिश्न के माध्यम से अपना वीर्य डाल दिया योनि मार्ग से होते हुए अंदर, कहाँ? तो वो वीर्य चला गया अंडवाहिनी में। कहाँ चला गया? अंडवाहिनी में। देखिए आपके एग्जाम में ना बहुत बार लिख देता फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। समझ में आ गया? तो ये इंग्लिश में है और हिंदी में अंडवाहिनी। तो अंडाणु कहाँ निषेचित हुआ? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन होने के बाद अंडाणु वो जो बन जाता है क्या, वो एक कोशिकीय क्या बन जाता है? युग्मनज। वो कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। समझ में आ गया? बहुत डिटेल एकदम जानो भाई। देखो क्या होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है। अब देखिए ये और फंसाने वाला सवाल दे दिया है। क्या होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है? देखिए महिला के अंडाशय से निकला क्या? अंडाशय से निकला क्या? अंडाणु। क्या निकला जी? अंडाणु। और निकलना कब? 14वें दिन, 14वें दिन एमसी के। और इन पीरियड में वो महिला किसी पुरुष से संभोग नहीं की, किसी पुरुष से सेक्स नहीं की, तो उसे तो क्या मतलब नहीं मिला शुक्राणु, तो उसका निषेचन नहीं हुआ अंडाणु का। जब निषेचन नहीं होगा ना तब जा करके गर्भाशय की दीवार को पूर्ण रूप से तोड़ देगी और महिला का पूरा ब्लड जो है खींच करके योनि मार्ग द्वारा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, किसी का 6 दिन लगातार जो है ना योनि मार्ग द्वारा क्या निकलता है? रक्त निकलता है। समझे? तो बोल रहा है कि क्या होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है? तो क्या होगा? मासिक चराव, मासिक चक्र, इसको ऋतुस्राव भी कहते हैं, रजो धर्म भी कहते हैं। और अब जाहिर है कि जब तीनों दे दिया तो ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, इनमें सभी। तो इनमें सभी देखिए है भी। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को मासिक चक्र स्त्रियों में क्यों होता है, क्यों होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है।
तो आप एक बात नोट करिए, जब अंडाणु निषेचित हो जाएगा ना तो महिलाओं में 9 से 12 महीनों तक एमसी रुक जाता है, एमसी होबे नहीं करेगा। वो जितना ब्लड जो होगा ना बच्चा के निर्माण में खर्च होगा, ब्लड बनता है लेकिन बच्चा के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। आगे देखिए 26 देखिए, देखिए मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए इसका एम और उसका सी, शॉर्टकट में एम से बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की पुनः आवृत्ति कब होती है ना? तो देखिए पुनः आवृत्ति इसकी होती है कितने दिनों में भाई? तो कितने दिनों में? 28 दिनों में। महीना में एक बार जरूरी है। अगर किसी महिला में नहीं हो रहा है, 2 महीना 3 बार 4 महीना गैप कर रहा है, तो इस प्रकार का वो एक प्रकार का बीमारी हो जाता है जिसे डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो महिला को मतलब बहुत खतरनाक बीमारी पकड़ सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। बहुत ज़रूरी है ये। आगे देखिए, परिपक्व अंडाणु जीवित रहते हैं। देखो भाई, एमसी के तुरंत 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु निकलते हैं, है ना? और निकल के कहाँ जाएगा? वो इंतजार करेगी कहाँ? अंडवाहिनी में। कहाँ? अंडवाहिनी में। वहां पर कोई शुक्राणु अगर जाके उसको निषेचित करे तो वो निषेचित होकर के कहाँ चली जाएगी? गर्भाशय में। ठीक है। वो कब तक इंतजार करती है? कब तक? 36 घंटे तक, मतलब 1.5 दिन। 1.5 दिन तक, अगर 1.5 दिन के अंदर इसको किसी किसी अंडाणु से इसका निषेचन नहीं हुआ तो ये चला जाएगा वापस कहाँ? गर्भाशय के दीवार में। निषेचित होगा तैयो, नहीं होगा तैयो कहाँ चल जाएगा? गर्भाशय के दीवार में। अगर निषेचित होकर गया तो बच्चा का निर्माण होगा, अगर निषेचित होकर नहीं गया है तो गर्भाशय की दीवार को पूर्ण रूप से तोड़ देगा और ये पूरा रक्त बन के, क्या चीज बन के? रक्त बन के योनि मार्ग द्वारा बाहर निकल जाएगा। उसको रजोधर्म, ऋतुस्राव, एमसी, मासिक चक्र, ये सब विभिन्न प्रकार के नाम से जानते हैं। अब देखिए एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है ना एक विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण, जिसका नाम है HIV। समझ में आ गया? ये बहुत खतरनाक बीमारी है और ये ज़्यादातर होता है सेक्स क्रिया के दौरान, समझे? और ये ज़्यादा उनके साथ ये बीमारी हो जाता है जो एक से अधिक, 3 4 5, कोई पुरुष अधिक महिला के साथ संबंध बना रहा है या कोई महिला अधिक लोग पुरुष के साथ संबंध बना रहा है। ऐसे लोगों में ये बीमारी अक्सर हो जाता है एड्स। और ये ऐसा जानलेवा बीमारी है जिसको पकड़ लेता है उसको मौत के घाट सुला देता है। इसीलिए एक से ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, वो भी ब्याह के बाद। ब्याह से पहले तो हराम है। समझ में आ गया? नाजायज है एकदम। किसी पे उल्टा सीधा नज़र नहीं डालने का बच्चा मेरे। समझ में आ गया? इनमें कौन जनसंख्या नियंत्रक वस्तु है? क्या कंडोम है? जी हाँ। अभी देखिए ये कैसे क्या करता है, मतलब ये पुरुष का क्या है? पुरुष का शिश्न अंग है। समझ में आ गया? शिश्न अंग है। अब इसके ऊपर से एक कवर पहन लेता है जिसको भोजपुरी में हेमलेट लोग कहता है, हेमलेट कहते हैं वैसे जो नाम देता है। ये प्लास्टिक का एक कवर होता है, समझे? पहन लेता है। जब इसका बीर्ज निकलेगा ना तो इसी कवर में रह जाता है, महिला के अंदर अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो बचवे नहीं होगा। डायफ्राम, देखिए कंडोम जो है ना पुरुष यूज करता है और डायफ्राम जो है स्त्री यूज करती है। समझ में आ गया? कॉपर टी ये भी क्या करती है? स्त्री यूज करती है। तीनों के तीनों उपयोग जनसंख्या को नियंत्रण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक इनमें सभी होना चाहिए। देखिए क्या है इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए इनमें कौन अलैंगिक विधि है? इनमें कौन अलैंगिक विधि है?
ये ससुरा विखंडन अलैंगिक है, मुकुलन ये भी अलैंगिक विधि है, बीजाणु जनन ये भी क्या है, अलैंगिक है। तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बुझा गया। 31 देखिए, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में कथी पाया जाएगा, जरूरत नहीं। पराग कोश में पराग कौन पाया जाएगा, और कथी तो कई बार बता दिए है ना। चलो आगे देखो, 32 देखो, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पुष्पासन। ये सब याद करने वाला चीज चीज है, चित्र से समझने वाला चीज है, याद रखिए। आधार जो जिस पर पुष्प आसन माने पुष्प का आसन, पुष्प उस पर बैठल रहता है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, और याद रखो इसमें जितना बताया हूँ, अगर मतलब इस वीडियो में अगर किसी पुरुष सज्जन को या देवियों को, किसी भी लोगों को अगर इसमें कुछ गलत यूज का उपयोग हुआ होगा वर्ड का, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मतलब ये सिलेबस है और सिलेबस बताना पड़ता है। समझ में आ गया ना। तो कोई जो है इसे गलत दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए देखेगा। समझ में आ गया। और मैं बता दूं कि सब जो सिलेबस में है, और भी मतलब ऑफलाइन क्लास में तो और पूरा डिटेल बताया जाता है। समझ में आ गया। ये ऑनलाइन है, इसमें इसे विद्यार्थी के अलावा और भी लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारे शब्दों को हम मतलब कोड भाषा में प्रयोग किए हैं, तो आप लोग जो है इसको अलग दृष्टिकोण से ना देखते हुए एक सिलेबस के तौर पर देखिए। और ये सिलेबस में जो चीज़ है बताना पड़ता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें स्पेशल किसी तरह 10 से 12 अंकों का, 10 से 10 से 12 अंकों का सवाल जो है आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों से। तो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो अभी मैं फिलहाल ऑब्जेक्टिव बता, लेकिन हमारे कथनों पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर है। एक क्वेश्चन में बहुत सारा नॉलेज मैं बताता हूँ, केवल इसमें नहीं, हर एक वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।